मैं किसी स्कैमर हर जगह हैं। अगर आप रेड बत्ती पे बच्चों को देखोगे उनका भी एक अलग गैंग होता है, या फिर हॉस्पिटल्स में देखोगे उनका भी एक कोविड में। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वेंकटेश भारती और अकैडबडी के पॉडकास्ट सीरीज में एक नया पॉडकास्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर अनूप सिंह, जो पेशे से एक एनजीओ चलाते हैं और उनकी एनजीओ का नाम है रतन राज सेवा ट्रस्ट। तो वेलकम टू द अकैडबडी पॉडकास्ट सीरीज सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पे आने के लिए और हमारी जनता को अपना थोड़ा सा कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू वरुण जी। मैं आपके जितने भी यूट्यूब चैनल उनका तहे दिल से धन्यवाद मैं आपका भी करता हूँ, जो आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आए। जी थैंक यू सो मच सर। तो ऑडियंस, अब हम जानेंगे, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है कि जो ओल्ड एज होम्स होते हैं, ओल्ड एज होम्स का कैसे कार्य रहता है, किस तरीके से वो काम करते हैं, कैसे ओल्ड एज होम बनाए जाते हैं और रतन राज सेवा ट्रस्ट क्या करती है और अनूप जी क्या करते हैं। और अनूप जी पेशे से जो एनजीओ चलाते हैं वो उन्होंने केवल 24 साल की उम्र में ही शुरू की थी, तो उसके लिए उनके पास आई थिंक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जो यंगेस्ट एनजीओ रनर का अवार्ड। अनूप जी, मैं जानना चाहूंगा आपके बारे में, आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में, कि आपने क्यों एनजीओ रन करने का सोचा और केवल 24 साल की उम्र में आपने एक एनजीओ चलाने का क्यों सोचा, और बुजुर्ग लोगों के लिए ओल्ड एज होम जो आपने बनाया उसके पीछे का क्या रहस्य है, मेरी ऑडियंस आपसे जानना चाहिए। मेरे एनजीओ मैंने जब स्टार्ट किया था 2019 में किया था। 2016 में मेरे फादर के एक्सपायर हुए थे। उसके बाद मेरे को माइंड में लगा कि लोगों के बदलते हुए चेहरे आए सामने, परिवार का, फैमिली का। जी। उसके बाद मैं चैलबी कंपनी में वर्किंग था, जो कि जेट एयरलाइंस को हैंडल करती थी। जी। जेट एयरलाइंस जाने के बाद काफ़ी लोगों की नौकरीज गई थी, उनमें एक मैं भी था। कंपनी ने जिस दिन लास्ट एयरलाइंस से अगले दिन कहा कि बिजनेस लॉस के कारण हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते। जी। और सडनली कुछ टाइम पहले मेरे फादर का देहांत हुआ था, तो मेरे को एक लोगों का चेहरा जो रियल फेस है वो सामने आने लगा था। जी। उस टाइम मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गुड़गांव गया था। गुड़गांव जाने के बाद मेरे को वहाँ पे एक अम्मा बैठी थी अपने बेटे के साथ। वो अपने बच्चों को, लाइक सर्दी का टाइम था, मैं बाइक से गया था तो मेरे को हल्की सी वहाँ ठंड फील हो रही थी। मैंने जैकेट उतारी, देन मैं अंदर गया तो वो अम्मा अपने बेटे के साथ बैठी थी विदाउट कपड़े, क्लोथ्स। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि ये अपनी नाइट कैसे स्पेंड कर रही है। और मेरे को लगा अगर मेरे फादर कुछ नहीं कर देते तो मैं भी अपनी मदर के साथ यहीं होता। देन मेरे माइंड में थॉट आया कि मैं किसी एक के लिए कुछ करूँगा। हम बातें कर सकते बट माइंड में हम कॉन्सेप्ट इतना ही ला सकते मैं किसी एक के लिए कुछ करूँगा। देन मैंने मेरी लाइफ में मेरा फ्रेंड सर्कल से डिस्कस किया कि मेरे फ्रेंड को कि मेरे को एनजीओ स्टार्ट करना है। मेरे लाइफ में 2 फ्रेंड हैं जो क्लोज थे, भूपेंद्र और एक मेरी फ्रेंड थी। देन मैंने उनसे डिस्कस किया कि मेरे को एनजीओ स्टार्ट करना है, कैसे होएगा, क्या होएगा। मैंने गूगल्स पे देखा, ट्राई किया, बट माइंड में था करना है कुछ। तो एनजीओ स्टार्ट करने के लिए मैंने नवंबर में लाइक कुछ टाइम के बाद 2019 में एनजीओ रजिस्टर्ड करवाने के लिए मैंने फर्स्ट जो पेमेंट रजिस्टर्ड करने के लिए वो मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से निकाली थी वरुण जी। मतलब पैसों की तंगी के कारण कि नहीं, बट करना है। मैंने मन के अंदर था मेरे को करना है। मैंने एनजीओ स्टार्ट किया। मैंने अपने फ्रेंड भूपेंद्र हैं और वो इंडियन आर्मी में है, और मेरे फादर भी इंडियन आर्मी में जूनियर कमांडेंट ऑफिसर थे। मेरा आर्मी से एक बहुत अच्छा लगा हुआ है। देन मैं एनजीओ स्टार्ट किया। मैंने एनजीओ को रजिस्टर्ड कराया रतन राज सेवा ट्रस्ट के नाम से। रतन राज का मतलब आपके दिमाग में कैसे आएगी? एक्चुअली रतन मेरे फादर का नाम है और राज मेरी मदर का नाम है। उन दोनों को नाम को मिला के मैंने एक नाम बनाया था रतन राज सेवा ट्रस्ट। देन मैंने मेरे फ्रेंड को डिस्कस किया, वही 2 फ्रेंड की कोई भी टेंशन या कोई प्रॉब्लम होती है मैं उनको याद करता हूँ। उन्होंने कहा कि तू कर, अच्छा है, हम तेरा साथ देंगे। एनजीओ स्टार्ट हुआ। एनजीओ स्टार्ट होने के बाद हमने छोटे इवेंट्स करने स्टार्ट किए, जब मेरे पास जॉब भी नहीं थी। आप ट्रस्ट करोगे, जिस दिन मेरा फर्स्ट इवेंट था, हम स्लम्स वगैरह में कपड़े डोनेट करने गए, उस दिन मेरे पास इंटरव्यू के लिए कॉल आया कि आप हमारी कंपनी में आओगे। डेट एविया प्रो लॉजिस्टिक जो विस्तारा एयरलाइंस की हैंडलिंग देखती है, उसमें मैंने ज्वाइन किया। वो ज्वाइन करने के बाद हम नॉर्मली एनजीओ रन करने लगे, एनजीओ स्टार्ट होने लगा। देन फिर मेरे को इंडियन आर्मी के साथ कुछ करना था। पेट्रियोटिज्म जो आपके अंदर था, क्योंकि मेरे बाबा थे वो भी इंडियन आर्मी में थे और मेरे फादर थे वो भी इंडियन आर्मी में। और मैंने आर्मी के लिए बहुत ट्राई किया था। खून के अंदर ही आर्मी है। हाँ, खून के अंदर आर्मी था, तो मेरे को था। हमने इंडियन आर्मी के साथ AFTC को लेटर लिखा कि हम आपके साथ ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे। हमारा जो ब्लड डोनेशन कैंप था वो अप्रैल में था।
आर्मी से परमिशन आ चुकी, बट वो ड्यू टू कोविड वो कैंसिल हो गया। बट माइंड में था कि करना है कुछ। तो ये बट सब कारण थे, मतलब जो आपने सोचा कि एनजीओ का जो मेन मकसद था ओल्ड एज होम्स प्लस ब्लड डोनेशन, राइट? इंडियन आर्मी के इंडियन साथ आर्मी कुछ के काम साथ करना, नॉट ब्लड डोनेशन, कुछ भी इंडियन उस आर्मी टाइम मतलब ये नहीं सोचा था कि आपको बुजुर्गों के लिए कुछ करना है? बट माइंड में था कि मेरे को किसी को एक को तो छत दिला सकता हूँ। ओके। देन हमने इवेंट्स वगैरह, आपकी ब्लेसिंग रही, लोगों का साथ मिला, हमने स्टार्ट किए, जी छोटे इवेंट्स करने लगे। फिर कोविड जैसी महामारी आई पूरे देश में, जी वहाँ पे पर डे एनजीओ की तरफ से खाना जाता था 100-150 लोगों का। जी उस टाइम मेरे को एक एनजीओ का लगा कि गवर्नमेंट, कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट ने देश संभाला था, बट एनजीओ ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, खाना बांटना, पानी, लोगों की जितना एनजीओ से हुआ। और उस टाइम लगा कि एनजीओ एक देश की एक मजबूत हड्डी की तरह है। देन हमने एनजीओ में काफ़ी जगह, उस टाइम हम काफ़ी इवेंट्स हुए, स्लम्स में गए, जीबी रोड गए, ट्रांसजेंडर गए, काफ़ी जगह हमने कोविड के दौरान काम किया। उसके बाद हमने, बट माइंड में मेरे था ओल्ड एज होम स्टार्ट करना है, कि कैसे स्टार्ट करूं, फाइनेंशियल भी हेल्प चाहिए थी और वैसे भी। फिर हमने इंडियन आर्मी को लेटर दोबारा लिखा एएफटी से, हर का सा कोविड खत्म होने के बाद हमने आर्मी को ब्लड डोनेशन कैंप के साथ हमने किया। फर्स्ट हमारा जो ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था उसमें करीबन 1 घंटे के अंदर हम 50-60 यूनिट्स हुई थी। दैट्स नॉट मोर, बट आई एम हैप्पी। आफ्टर सम टाइम आई डिसाइड कि मेरे को ओल्ड एज होम खोलना है और करूँ तो करूँ क्या। देन मैंने रेंट पे प्रॉपर्टी देखने के लिए स्टार्ट किया। लोगों के माइंड में यही था कि एनजीओ कब्जा कर लेगा, एक लोगों के मन में एक नेगेटिव थॉट है एनजीओ के रिगार्डिंग, घर को कब्जा लेगा। और सेकंड ओल्ड पीपल्स के लिए करना है। किसी ने मेरे को एग्री नहीं किया कि हम हमारी रेंट पे देंगे। देन एक फ्रेंड है प्रीति, जो हमारे एनजीओ से जुड़ी हुई थी, उन्होंने कहा कि और कहीं क्यों, हमारे घर क्यों नहीं स्टार्ट करो। तो आपने उनके घर में? मैंने उनके घर में रेंट पे स्टार्ट किया। उनका बहुत पॉजिटिव मेरे को रिस्पांस मिला। कभी मेरे को ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं यहाँ रेंट पे चला रहा हूँ। जी। फिर काफ़ी निराशाओं के बाद फाइनली मैंने 15 सितंबर को मेरे बर्थडे के टाइम मैंने उसकी ओपनिंग की। लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव, फैमिली के रिगार्डिंग काफ़ी चीज़ मैंने देखी थी, जिसके कारण मन में था कि मैं ओल्ड एज होम स्टार्ट करूँ और कुछ करूँ, बुजुर्गों के लिए कुछ करना। तो ये आपका मेन मोटिव था। क्योंकि मैं उस औरत में जो सड़क पे बैठी थी उसमें मैं आई थिंक अपनी मदर को और मैं अपने आप को देख रहा था कि अगर मेरे फादर कुछ नहीं करके जाते तो आज मैं भी यहीं था। और ये लाइफ का फैक्ट है। बिल्कुल सही बात है। एक बहुत छोटी सी कहावत है कि लाइक किसी डेथ होती है, जब मैंने रियलाइज़ करा कि 12 दिन हर कोई मेरा बाप था, कि मैं भी तेरा बाप हूँ, लेकिन 13वें दिन कोई नहीं था। 13वें दिन आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है तो आप खाना खा सकते हो, अदरवाइज आप भूखे हो। ना आपका कोई परिवार आएगा, ना आपकी कोई फैमिली आएगी, ना कोई आएगा, कोई भी आपका साथ नहीं देगा। आप अपना स्टैंड लो और अब करो। मतलब ये चीज़ हमने भी नोटिस करी है कि मृत्यु के बाद 4 लोग सोचते हैं कि ऑफिस की छुट्टी हो गई है, 4 लोग सोचते हैं कि घर कब जाएंगे, 4 लोग आपके जाने तक का वेट करते हैं। और ये चीज़ आपने भी सुनी होगी कि लोग जब मृत्यु हो जाती है तो नाम से भी बुलाना बंद कर देते हैं। वो चीज़ मृत्यु होने के बाद, एक मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, मृत्यु होने के बाद सबसे पहले हम उनकी चद्दर और खाट वगैरह बेड उनको घर से बाहर निकालते हैं। सोचा कि हम उसकी सब चीज़ें निकाल देते हैं, बट हम उसकी प्रॉपर्टी, गोल्डन या फिर पैसा क्यों नहीं निकालते? ये बात सही कही आपने। मतलब कि अगर आप उनके कपड़े वगैरह डालते तो जेवर वगैरह भी दे देने चाहिए। तो वो सर वो मोह माया है। अब एनजीओ में हमारे पास ऐसे भी आते हैं, बच्चे कहते हैं कि ये माँ बाप हमारे नहीं है, हम नहीं रख सकते इनको। बट मृत्यु के बाद वो माँ बाप उनके कैसे हो जाते हैं जब प्रॉपर्टी के लिए केस चलते हैं, जब तो कोर्ट ऑन पेपर दिखाते कि ये हमारे फादर हैं, हमारी मदर हैं। तो ऐसे केस लाइफ में मेरे पास बड़े आए हैं। तो जैसा कि अनूप जी आपने बताया और आज हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन क्या होती हैं। तो आपकी भी एक एनजीओ है, एक ट्रस्ट है, तो आपका एक ओल्ड एज होम है जिसके अंदर आप बुजुर्गों की सेवा करते हैं। तो बाकी ओल्ड एज होम्स और आपकी ओल्ड एज होम में क्या डिफरेंस है और ऐसी क्या नई चीज़ आप अपनाते हैं ताकि आप उनका सहारा बन सके, जो बेसहारा हैं, जिनके घर वालों ने निकाल दिया? ये सारी चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। वेंकट जी, अगर आप गवर्नमेंट का सर्वे देखोगे 2022 का, हमारे 31 लाख एनजीओज हैं जो इंडिया में रजिस्टर्ड है जी। बट वो ऑन पेपर है। ग्राउंड पे अगर 31 लाख अगर एनजीओ काम करे तो हमारा देश बहुत आगे तरक्की कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। एनजीओ एक रजिस्टर्ड कराना नॉर्मल बात है, एक दिन में हजारों या 100 रजिस्टर्ड होती हैं, उनमें से ग्राउंड पे 3 एनजीओज काम करती है, ये फैक्ट है। बिल्कुल सही बात। पेपर्स में एनजीओ चलाना अलग है और ऑन ग्राउंड काम करना बहुत डिफरेंट है।
एनजीओ काला धन छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपने कभी ऐसा किया है? अभी आपने क्वेश्चन किया तो मैं आपका रिप्लाई दूंगा। अभी तक हमने ऐसा कभी भी कुछ नहीं किया। काफ़ी ऑफर्स आते हैं कि आप डोनेशन देते हैं, आप अपना रिवेट करा सकते हो, बट अब तक हमने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। और लोगों के माइंड में एक एनजीओ के नाम से एक क्वेश्चन मार्क यही आता है कि ब्लैक को वाइट करेंगे, ये एक फैक्ट है। तो और मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ कि हम एनजीओ जो रजिस्टर्ड करते हैं गवर्नमेंट्स में या किसी भी ऑफिस में जाते हैं, हर लोगों के माइंड में यही आता है कि एनजीओ कर रहा है ब्लैक से वाइट करेगा, वहीं पे आपकी इश्यूज इमेज खराब होती है। तो मतलब इस तरीके का काम ये होता है एक्चुअली में, लेकिन वेंकट जी हमने ना ही किया और ना ही हम इस बारे में कुछ बोल सकते हैं। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आप एक ट्रस्ट चलाते हैं, राइट? आपने 24 साल की उम्र में एक ट्रस्ट चालू किया है, और ट्रस्ट में आपने अभी तक कितने लोगों की मदद की होगी? कितने ऐसे माँ बाप होंगे लोगों के जो यहाँ पर रहे होंगे, और कितने लोगों को आपने आशीर्वाद आपको मिला होगा, मैं जानना चाहूँगा। वेंकट जी, लोग आते हैं और चले जाते हैं। काफ़ी टाइम होता है कि बच्चे माँ बाप को निकाल देते हैं बाय पुलिस या कोर्ट के थ्रू, वो आते हैं और कुछ टाइम के बाद बच्चे ले भी जाते हैं। तो ऐसी काउंटिंग नहीं होगी, बट काफ़ी पेरेंट्स आए हैं और यहाँ से गए भी हैं अपने घर वापस। जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे कि आप ट्रस्ट चलाते हैं और यहाँ पे कई लोगों के माँ बाप रहते हैं, राइट? तो आपकी आंखों में कभी आंसू आए हैं उन्हें देखकर? कोई ऐसा क्षण जो आपको याद हो? मेरे जो फर्स्ट बुजुर्ग आए थे वो ओल्ड एज होम में थे, करीबन 3-4 दिन से रह रहे थे, बट हल्के से बेड से गिरने के कारण उनके चोट आई थी। जी। देन उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो, मेरी फैमिली को बुलाओ। मैंने फैमिली को फ़ोन किया कि बट किसी कारण के वो बिजी थे। उस दिन मैंने उनको थोड़ा सा साउडली बोला था कि अब आप यहाँ पे रहो, आपका कोई नहीं है। तो उनकी आंखों में आंसू थे। उनको देख के मेरे को रियलाइज़ हुआ था कि लाइक ऐसा भी दुनिया में होता है, मतलब लोग इस हद तक जा सकते हैं। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसके पीछे का क्या मकसद हो सकता है, या कुछ ऐसा कोई मकसद आपने बनाया हो, कोई आपका एम रहा हो? मैं आपको वेंकट जी अपनी स्टोरी अगर रियल लाइफ की बताऊं तो काफ़ी मेरी लाइफ में ऐसे आए हैं जिनसे मेरे को लगा कि हमारी दुनिया, हम अपनों के लिए कितना भी कुछ कर लें। आप अपनी फैमिली के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए कितना भी कुछ करो। आप उनको सोने की पैंट दिला दो, वो कहेंगे शर्ट दिलाओ, शर्ट दिला दोगे शूज़ दिलाओ, बट आप कभी किसी भूखे को खाना खिलाना रेड बत्ती पे, आप कभी भी वहाँ से जाओगे उसको आपको देख के एक बहुत अच्छी स्माइल पास करेगा और वो आपको दिल को बहुत संतुष्टि पहुँचाएगी। सही बात है सर। लेकिन इसी में मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि कई लोग स्कैमर्स भी होते हैं। स्कैमर्स आप समझते हैं? मैं किसी स्कैमर हर जगह हैं। अगर आप रेड बत्ती पे बच्चों को देखोगे, उनका भी एक अलग गैंग होता है, या फिर हॉस्पिटल्स में देखोगे उनका भी एक। कोविड में लोगों ने अपने बुजुर्गों के या अपने फैमिली मेम्बर्स के चेहरे तक नहीं देखे, वहाँ पे भी स्कैम कहीं तो था। बिल्कुल सही बात है। तो काफ़ी जगह स्कैम भी और सब कुछ चलता है जी। अब भाई अभी जैसे कि हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो आपके नज़रिए में एनजीओ ऐसी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जो एक गवर्नमेंट नहीं कर पाती? क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहती है, तो गवर्नमेंट नहीं कर पाती तभी एनजीओ बनती है। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आपकी एनजीओ और बाकी एनजीओ सॉल्व करती है? कोई भी नॉर्मल लोग होते हैं वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाने के लिए डरते हैं। उनके अंदर एक घबराहट होती है कि पुलिस वाले के साथ एफआईआर करें या नहीं करें, अपनी कंप्लेंट आगे रखें या नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन पुलिस के या गवर्नमेंट ऑफिसर्स के इतने होते हैं वो बंदा वैसे ही डर जाता है। तो एनजीओज उन लोगों का सहारा बन के उनकी जो प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट के आगे रख सकती है। तो मतलब ये बेसहाराओं का सहारा बन के गवर्नमेंट के सामने, लेकिन गवर्नमेंट के सामने आपको पेश होना पड़ता है एक में। यस। तो गवर्नमेंट के बिना भी एनजीओ नहीं चल सकती और एनजीओ के बिना गवर्नमेंट नहीं चल सकती। देखो, कोई भी संस्था या कुछ, वो किसी के बिना, अगर एनजीओ भी आपको चलाना है, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके साथ लोगों का साथ, गवर्नमेंट का, हर चीज़ों का साथ होता है, जब भी उसी साथ के कारण आप आगे कोई संस्था चला सकते हैं। चलिए, इसी से मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा। जैसे कि आप एक ट्रस्ट चला रहे हैं ओल्ड एज होम, ओल्ड एज पीपल के लिए, तो ये सारे लोग जो आपके ट्रस्ट में आते हैं वो अबैंडन्ड होते हैं, मतलब कि पहले से ही बेघर रहते हैं, या कोई इन्हें छोड़कर जाता है तब ऐसा रहता है? वेंकट जी, एक्चुअली मेरा जो है, जो एनजीओ मैं ओल्ड एज होम को रेफ़र करता हूँ, मैं उन बुज़ुर्गों को रेफ़र करता हूँ जो पुलिस या कोर्ट के थ्रू आते हैं। क्योंकि जो स्टार्टिंग से स्लम या रेड लाइट पे रहते हैं वो अपनी लाइफ चला लेते हैं, बट एक एज होती है 50-60 जब बच्चे माँ बाप को निकाल देते हैं। वो एक हाई प्रोफाइल्स के बच्चे होते हैं, या वो एक अपनी लाइफ बट उनको जब अगर आप सड़क पे निकाल देते हो तो वो नहीं रह पाते। वो हार्डली 2-3 दिन,
अटैक से या फिर रेड लाइट पे मिलेंगे, उनकी डेथ हो जाती है, उनको रेफर करते हैं। ओके अनूप जी, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं एनजीओ के ऊपर, क्या एनजीओ को या एनजीओ के अंदर जो लोग रहते हैं, जो अपने लोगों को वहाँ छोड़कर जाते हैं, उनको वो राइट फैसिलिटी या हाइजीन प्रोवाइड कर पाते हैं ये एनजीओ या नहीं? मतलब आपके हिसाब से क्या है? सबसे यहाँ पे मेन मुद्दा आता है कि वहाँ का फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है। Okay. क्योंकि किसी भी संस्था को या कोई भी फाउंडेशन को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा होता है फाउंडेशन के पास कितना पैसा है जी। और उसको क्या फैसिलिटी। हर एनजीओ चाहता है जो इस फील्ड में काम कर रहा है प्रोफाइल में कि वो अपना बेस्ट दे, बाकी फिर जो खुदाई मंजूर। तो मतलब कि जैसे कि फैसिलिटीज़ जो भी डिपेंड करेगी फंड्स के ऊपर करेंगी। तो फंड से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी हो रहा है कि एनजीओ को फंड्स कैसे मिलते हैं, किस तरीके के डोनेशंस होते हैं, क्या डोनेशन का इस्तेमाल सही जगह हो पाता है या सिर्फ कहने की बातें या ऑन पेपर चलता है? डिपेंड होता है कि एनजीओ प्रोफाइल क्या कर रहा है। Okay. कि वो ऑन पेपर चल रहा है, ग्राउंड पे काम कर रहा है। एनजीओ में फंड्स होता है जो अपने फ्रेंड सर्कल से होता है, ठीक है, या फिर ऑफिसली CSRA के थ्रू होता है या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू होता है। तो काफ़ी डिपेंड होता है कि किस वे में एनजीओ काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है। क्या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो एनजीओ को दिए जाते हैं उसमें सच्ची में फंड्स आया जाता है या सिर्फ कहने की बात है? वेंकटेश जी, अभी हमने गवर्नमेंट फंड्स के लिए ना ही तो अप्लाई किया और ना ही गवर्नमेंट से आया है, तो इसमें मैं डीपली नहीं बोलूँगा, बट हाँ ऑन पेपर ज़्यादा चलते हैं। मतलब इन जनरल अगर तो बात करें तो ऑन पेपर ज़्यादा चलते हैं और वैसे एक्चुअल में काम कम होता है। या क्योंकि गवर्नमेंट्स के रिगार्डिंग कोई प्रोजेक्ट लगाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ओके मैं समझ गया, तो उसको हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं इस पॉडकास्ट के अंदर। तो नेक्स्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे एनजीओज है, तो एनजीओ एनपीओज में आती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है, या प्रॉफिटेबल होती है एनजीओज? एनजीओज होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो एनजीओ जो होती है वो वर्क वैसे ह्यूमन बीइंग के जो भी होता है उनके लिए काम करती है। फिर वही डिपेंड होता है कि पर्सन क्या करता है और क्या नहीं करता, क्योंकि उसको फिर रेंटेड वगैरह सैलरी उसको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है उसको रन करने के लिए। ओके, तो इसी के साथ एक क्वेश्चन और है आपसे कि मतलब आपने इतने सारे ब्लड डोनेशन कैंप्स करे हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो कैसी फीलिंग आती है और ब्लड डोनेशन कैंप करने का क्या एजेंडा है आपके लिए, या कोई टारगेट हो आपका? एक्चुअली मेरा जो ब्लड डोनेशन कैंप मैं प्राइवेट्स के साथ भी काफ़ी कर चुका हूँ, इंडियन आर्मी के साथ भी कर चुका हूँ, बट इंडियन आर्मी के साथ एक ब्लड डोनेशन कंप्लीट होने के बाद कैंप में एक अंदर से खुशी मिलती है कि जो हमारे लिए खड़े हैं उनके लिए हम कुछ कर रहे हैं। क्योंकि जो बॉर्डर पे हमारे लिए खड़े वो कुछ सैलरी के लिए नहीं खड़े, उनकी भी फैमिली है, उनका भी सब कुछ है, बट वो हमारे लिए खड़े हैं जी। और मेरे फादर इंडियन आर्मी में थे, तो मैं समझ सकता हूँ कि वो करीबन 6 महीने में 1 साल में अपने घर अपने फैमिली के पास आते थे। वो भी 1 मंथ के लिए, 25 डेज के लिए। तो इसलिए आपका मेन एजेंडा है कि आप भारतीय सेना के लिए कुछ करें। कुछ करना है। तो ब्लड डोनेशन जैसे कि आप उनको देते हैं, तो वो जो यूनिट्स रहती है उनका वो सही जगह इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, आप कैसे पता लगा? अगर किसी डोनर्स को डाउट होता है कि हमारा ब्लड डोनेट हमने किया तो किसको, वो कभी भी हमारे FTC में, इंडियन आर्मी में या किसी भी के साथ हम करते हैं, वो जाके ऑन रिकॉर्ड चेक करा सकता है कि किस सैनिक को या उसकी फैमिली को वो डोनेट किया गया। क्या ये ब्लड डोनेशन में भी कहीं ना कहीं कोई स्कैम चलता है? जो हमारे FTC के साथ है हम उसमें नहीं कह सकते, बट प्राइवेट्स कुछ हैं जो ब्लड डोनेशन कैंप लगता है वो फ्री लगता है, डोनेट करता है हर कोई डोनर फ्री करता है, बट कई बार उनको रिटर्न चाहिए तो वो पे करके भी रिटर्न लेते हैं, मतलब पेमेंट देते हैं, लेकिन वो होता फ्री में ही है। बट होता वो फ्री में ही है। ओके, तो हम उनको स्कैम नहीं कह सकते क्योंकि उनको भी हॉस्पिटल या उनकी कूलिंग पैक सब कुछ करता है, तो उनको कुछ थोड़ा सा तो करना पड़ता है। अब मैं एक चीज़ आपसे पूछूंगा, जैसे कि एनजीओ को एक नेगेटिव इम्पैक्ट से देखा जाता है कि एनजीओ कहीं ना कहीं गलत दिशा में, गलत काम या बुरे काम में रहता है, तो आपके हिसाब से एनजीओ अच्छे काम भी करती है, ऐसे नहीं एनजीओ नहीं करती? तो अनूप जी, जैसे कि हमने बात करी कि इलीगल मनी को यहाँ पे ट्रांजैक्शन या ब्लैक टू वाइट करने का सिस्टम रहता है एनजीओ के अंदर, कि आपके पास कभी ऐसा कोई ऑफर नहीं आया कि आप? वेंकटेश जी, हमारे पास काफ़ी पार्टनर्स या काफ़ी बंदों का कॉल आया कंपनीज वगैरह कि हम आपको डोनेट करते हैं, कुछ % हम रिटर्न लेंगे, बट नाम कमाने में आपकी ज़िंदगी निकल जाती है। जो मैंने 24 एज में अपना नाम कमाया है, वो एक छोटी सी गलती मेरी सब कुछ गवा सकता है, तो इसलिए अभी हमने कभी ऐसा नहीं किया और हमें सबको सजेस्ट करूँगा। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश में लोग अपना हार्ड अर्न मनी टैक्सेस में लगाते हैं, लोग अपना टैक्स बचाने के लिए एनजीओ का इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ गलत बात है। तो मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा कि गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट रहता है एनजीओ के अंदर? वेंकटेश जी, गवर्नमेंट का सपोर्ट, गवर्नमेंट काफ़ी प्रोजेक्ट्स निकालती है, बट कहीं ना कहीं मेरे को अपने अकॉर्डिंग लगता है वो लिंकअप अगर नहीं होता तो आपको गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट नहीं मिलते।
नहीं मिलते। आप Reference उनके चाहिए। रेफरेंस चाहिए, चाचा विधायक, या फिर आप ये बोल सकते हैं मेरे पॉलिटिकल वो हैं, फिर पैसा, फिर सब कुछ, देन आपको एक रेफर करेंगे कि ठीक है आपका सेंक्शन करा रहा हूँ, मेरे को ये ट्रांसफ़र करोगे आप। उनकी फरमाइश पहले होती हैं, और कोई भी योजना निकलती है गरीब लोगों तक बाद में पहुँचती है, वो ऊपर ही रह जाती है। तो योजना से मुझे एक चीज़ और याद आई कि जैसे कि हमारी गवर्नमेंट कितनी सारी योजना निकालती है, मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि ये कौन सी योजना है, इसके में कैसे पैसा मिलेगा, क्या मिलेगी, क्या मदद मिलेगी। तो उसके बेनिफिट्स के लिए एनजीओ कितने हद तक मदद करती है गवर्नमेंट की मिलके, कि ताकि उन गरीबों को कुछ मिल सके। मैं आपको ये, अगर गवर्नमेंट अगर ऐसी कोई स्कीम निकलती है एनजीओ वगैरह के, तो लोगों को पता ही नहीं होता, क्योंकि उनके अवेयरनेस के कोई कैंपिंग होते ही नहीं है। अगर आप इंटरनली सर्कुलर सेंशन करते हो कि ये प्रोजेक्ट है इन लोगों के, वो नोटिस बोर्ड पे लगा देता है, बट काफ़ी लोगों को वो पढ़ना ही नहीं, जिनको नीड होती है वो पढ़ ही नहीं सकते। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इन अवेयरनेस के लिए कैंपिंग वगैरह करें कि आप हमारे ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आता है कि ये चाहिए वो चाहिए, काफ़ी अनएजुकेटेड लोग वही कंप्लीट नहीं करा पाते। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि जैसे कि लोग एनजीओ में डोनेशन देते हैं, राइट, क्या उन डोनेशंस का सही इस्तेमाल एनजीओ कर पाते हैं? डिपेंड, अच्छे तौर पे जैसे कोई डोनेशन दे, अगर अच्छे तौर पे तो ऑब्वियसली अगर कोई डोनेशन देना चाहता है तो अच्छे काम के लिए भी, नोबल के लिए यूज़ होता है। काफ़ी एनजीओ जैसे एम्बुलेंस परचेज करती है, या फिर नीडी बंदों के लिए शेल्टर्स बनाती है, कपड़े डोनेट करती है, काफ़ी एनजीओ हैं जो काम भी कर रहे हैं। ये तो रही सर एनजीओ की बात है, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अपने खुद के खर्चे के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए एक एनजीओ का ऑनर कैसे काम करता है? एनजीओ का ओनर, अब सपोज अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक इंडिगो एयरलाइंस में वर्किंग हूं, और जो मेरी सैलरी आती है ऑलमोस्ट वो एनजीओ में ही जाती है, क्योंकि जो रेंटेड है 30,000 रेंट पे करना पड़ता है जी। तो हर बंदे का एक अपना ड्रीम होता है, अपना मोटिवेशन होता है कि मेरे को ये करना है। जब बंदा अपनी जिद पकड़ लेता है, फिर वो फैमिली या उसके लिए वो मायने नहीं, उसका ड्रीम सब कुछ होता है। बिल्कुल सही बात है। एक पागलपंती की हम जिद कह सकते हैं। तो आपके कोई खुद के सपने नहीं जिन्हें आपने पूरा करना हो? मेरे काफ़ी सपने थे, काफ़ी फ्रेंड्स थे, फैमिली थी कि मेरी भी सब कुछ होए, बट अकॉर्डिंग टाइम सिचुएशन सबने साथ छोड़ा। मेरे लाइफ में मेरे फ्रेंड था और एक फ्रेंड थी। एक टाइम, अभी भी मेरा एक फ्रेंड है भूपेंद्र, जो बहुत ज़्यादा क्लोज है, बट जिससे मेरे को सबसे ज़्यादा उम्मीद थी उसने भी साथ छोड़ा, और कहीं ना कहीं मेरी सक्सेस में उसका हाथ था, बट अकॉर्डिंग सिचुएशन आज वो भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हालात सब बदलते हैं सर। हम हालात नहीं कह सकते कि हालात बदलते हैं, जब बंदा अगर अपना स्टैंड लेना है, अपना इरादा मजबूत हो तो सब कुछ हो सकता है। ओके, तो मेरा आपसे अब अगला सवाल ये रहेगा कि जैसे कि आपकी लाइफ में इतनी सारे उतार चढ़ाव है, तो आपने एनजीओ को कैसे संभाला? एनजीओ की वेंकटेश जी वही है जो आपका एक होता है, आपको एक मजबूरी में करना पड़ता है, या आप जॉब करते हैं, वो आपको फैमिली के लिए आप कर रहे हो कि मेरे को मेरी अर्निंग करनी है, फैमिली चलानी है। बट कोई चीज़ आपका ड्रीम हो कि मेरे को एक ड्रीम करना है, उसके लिए टाइम आपको मिल ही जाता है। जैसे कि आप एक एनजीओ चलाते हैं, और एनजीओ में हम लोगों ने बहुत सारी बातें सोची हैं, समझी हैं कि एनजीओ के लोगों को खतरा बहुत होता है कि मतलब मान हानि का खतरा है, कोई भी है XYZ। तो अपने आप को या गवर्नमेंट आपकी कितनी हेल्प करती है आपका डिफेंस के लिए? गवर्नमेंट डिफेंस के लिए सब कुछ करती है, एनजीओ को सपोर्ट भी करती है, बट मुश्किलें बहुत ज़्यादा, चैलेंजेस। अगर आप हमारी बात करो, ओल्ड एज होम में ऐसा हुआ भी है कि बुजुर्ग बाय नेचुरल डेथ एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी फैमिली ने केस कर दिया। मेरे साथ ऐसा हुआ भी है वेंकटेश जी, बट लोगों की ब्लेसिंग के कारण मैं वहाँ से निकला हुआ। ओके, मतलब अभी मतलब अगर हम बात करें तो कोई मतलब इस तरीके के कोई आपके सामने नहीं है कि आपकी किसी ने मदद की हो, लेकिन आपने अपनी खुद मदद करी है और किसी और की मदद नहीं ली है। ओके, सो अनूप जी, मेरा आपसे शायद आज का आखिरी सवाल हो, तो ये सवाल ये है कि आपकी लाइफ में वर्स्ट मोमेंट कौन सा, सबसे खराब मोमेंट जहाँ आपको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता? मेरी लाइफ में सबसे ख़राब, मेरे फादर की डेथ के बाद पूरी फैमिली जो मेरे से कांटेक्ट में थी, आई थिंक वो मेरे से ज़्यादा कांटेक्ट में थी, फैमिली फादर की डेथ होने के बाद वो सब कुछ दूर होने लगे। वो मेरे लिए एक बहुत नेगेटिव मोमेंट था, जो अपने थे वो भी साथ छोड़ गए। उसके बाद सेकंड था फाइनेंशियली। जब मैंने एनजीओ स्टार्ट किया था, जब मेरे पास जॉब नहीं थी, बट मेरा जिस दिन फर्स्ट इवेंट था, लोगों की ब्लेसिंग के कारण जॉब भी मिली। थर्ड, अगर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर बात करें तो लाइफ में ऐसा भी फ्रेंड था जिसने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया था, बट जहाँ मेरे को नीड थी उसने भी साथ छोड़ा।
मतलब हालातों, इनको हालातों में नाप सकते हैं हम लोग, किस चीज़ में नाप सकते हैं? आप इनको सिचुएशन, हालात जिसमें आप नापना चाहते हो नाप सकते हो, बट कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस हो सकती है। ओके, हम लास्ट में ये कहेंगे कि किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीद आपको हमेशा दर्द दे के जाती है, और उम्मीद पे दुनिया का है। और उम्मीद पे दुनिया कायम जी, है। तो अनूप जी, मेरा शायद वो आखिरी सवाल ना था, लेकिन ये आखिरी सवाल जरूर है कि आप यंग यूथ को आज के जो 2023 में जी रहे हैं, अपने हिसाब से एज एन एनजीओ ओनर, एक ट्रस्टी के ओनर हैं आप, तो अपने हिसाब से क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने जितने भी यंग्स हैं उनको एक छोटा सा सजेशन है, उनकी लाइफ, अपनी लाइफ एंजॉय करो, सब कुछ करो, बट न्यू ईयर की पार्टी पे और कुछ पार्टी पे हम वाइन्स, कैफ़े, काफ़ी कुछ करते हैं, उसका हम कुछ % पैसे से हम किसी गरीब की हेल्प कर सकते हैं, जैसे हम उनको ब्लैंकेट, कपड़े, उनको खाना, और आप करके देखो, आपको बहुत अच्छा फील होएगा। बिल्कुल सही बात, उस पार्टी से अच्छा आपको ये फील होएगा, मन की संतुष्टि मिलेगी। तो थैंक यू सो मच मिस्टर अनूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे पॉडकास्ट सीरीज पे आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, और हमको एनजीओस की सच्चाई और रियलिटी बताने के लिए कि एनजीओस कर चलते हैं। मैं आपका और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और मैं चाहता हूँ हमारे जो भी यूथ्स हैं, जो क्लिक्स हैं, वो अपना कोई सजेशन या आइडिया हमें शेयर कर सकते हैं। नीचे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप मेरे को 24 आवर्स कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम लोग अपने पॉडकास्ट के नीचे अनूप सर का एड्रेस आपको देंगे, और आपके बताएंगे कि आप कहाँ पे अनूप सर को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने मन के अंदर आपके पास जो भी श्रद्धा हो उनको देने के लिए, उनकी जो ड्रीम है, आपकी ड्रीम है, और उन लोगों के लिए मेरे तरफ से आप सबके पास एक संदेश जरूर जाना चाहिए, जो मैं बताऊंगा इस पॉडकास्ट सीरीज के एंड में, कि अगर आपके पास माँ बाप है, जब बचपन में आप छोटे होते हैं तो माँ बाप आपको अपने पास रखते हैं, तो जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो तब भी आप उनको अपने पास रखी करिए, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है, और उनका प्यार, उनका सम्मान आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करना भी ना भूलें, और जुड़े रहें हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट सीरीज के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।